नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। कई राज्यों में विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अक्टूबर 2023 से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 13.5% बढ़कर 203 गीगावाट हुई। वर्ष 2024 के सबसे गर्म वर्ष होने की आशंका। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से 1.54 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की चेतावनी दी। और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम सेंचुरियन में। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 15 जिलों की 43 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। 31 सीटों के 950 संवेदनशील बूथों के अलावा अन्य सभी जगहों पर मतदान शाम 5 बजे खत्म होगा, जबकि संवेदनशील बूथों पर शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 1,37,00,000 से अधिक मतदाता 73 महिलाओं सहित 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। और अब सीधा रुख करते हैं झारखंड से हमारे संवाददाता केकेलाल का। केकेलाल, जरा बताएं, मतदान को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? निखिल, मतदान को लेकर इस बार चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डालने में प्राथमिकता दी जा रही है। वैसे मतदाता जो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, उनके लिए कुर्सी का इंतजाम किया गया है। मैं ये देख रहा हूँ कि व्हील चेयर का भी प्रबंध किया गया है। वैसे मतदाता जो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए वाहन का भी इंतजाम किया गया है। निखिल, लोगों को वोट डालने के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए वोटर इन क्यू ऐप है। केकेलाल, एक और प्रमुख सवाल यह है कि इस चरण में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं? निखिल, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव मैदान में हैं। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माझी रांची विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम की उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वे हैं रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ और बैद्यनाथ राम। धन्यवाद केकेलाल जी इस जानकारी के लिए। और इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की है। सभी वोटर से आपका माध्यम से अनुरोध है, आप परिवार के साथ, दोस्त के साथ जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आम वोटर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। बूथ में सभी व्यवस्था इसी बार किया हुआ है। वहां पर आपका वो जल्दी से वोटिंग करने के लिए भी इसी बार हम लोग सभी पोलिंग पार्टी का ट्रेनिंग दिया हुआ है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दिया हुआ है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। बिहार में इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि इमामगंज विधानसभा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर शाम 4 बजे तक मतदान समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं गुजरात में बनासकांठा जिले की वाव विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी आज मतदान हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव आयोग ने मतदान के व्यापक इंतजाम किए हैं। वाव सीट पर हो रहे उपचुनाव में कुल 3,10,000 मतदाता 321 ईवीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें भाजपा नेता स्वरूपजी ठाकुर, कांग्रेस नेता गुलाब सिंह राजपूत और निर्दलीय नेता माऊजी पटेल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों चन्नापाटना, शेखगांव और संदूर पर उपचुनाव के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। वहीं असम में भी 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। राज्य में 9 लाख से अधिक मतदाता 34 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अब सीधा रुख करते हैं महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता प्रार्थना का।
प्रार्थना, चुनाव में अब कुछ दिन ही बचे हैं, तो उससे पहले सभी पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? जी हाँ निखिल, अगर हम महायुति के चुनाव प्रचार की बात करें तो केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अमित शाह आज धुले, जलगांव और परभनी में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाशिम और ठाणे में चुनाव प्रचार करेंगे। और निखिल, विपक्षी एमवीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राजस्थान सचिन पायलट, एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी के नेता, इनके अलावा एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे चुनाव प्रचार करेंगे। निखिल, धन्यवाद प्रार्थना इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 426 महिला संचालित मतदान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, जिसमें बूथ पर पुलिस से लेकर चुनाव अधिकारियों समेत सभी स्टाफ कर्मी महिलाएं होंगी। इस बीच महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वाहनों के निरीक्षण और आदर्श आचार संहिता लागू करने पर नजर रखने के लिए 6000 टीमें तैनात की गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अब तक 500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिलवासा में नामो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे। वे फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की 3 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। बाद में वे सिलवासा में झंडा चौक स्कूल का उद्घाटन करेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति दीव में आईएनएस खुखरी मेमोरियल भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में दरभंगा का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री राज्य में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दरभंगा एम्स के शिलान्यास के साथ साथ प्रधानमंत्री उत्तर बिहार के लिए रेल और रोड कनेक्टिविटी, गैस परियोजना तथा जन औषधि परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी 5,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे देश भर के 18 स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, दरभंगा। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि संस्थान उत्तरी बिहार के लिए वरदान सिद्ध होगा। मोदी जी बिहार को दूसरा एम्स दिया और मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि दरभंगा में ये एम्स बने, जिसका शिलान्यास हो रहा है। पूरा उत्तर बिहार, इस सारे एरिया के लोगों को जो इलाज के लिए जाते थे दिल्ली के एम्स में या पटना में आते थे, अब ये सुविधा हो जाने से वो अपने घर से आकर के इलाज करा के वापस जा सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद के साथ बैठक करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री 2 दिन की भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पिछले वर्ष अक्टूबर से इस वर्ष अक्टूबर तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा कुल संस्थापित क्षमता 1 वर्ष में 13.50% बढ़कर 24.20 गीगावाट हो गई है। यह अक्टूबर 2023 में 178.98 गीगावाट से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 203.18 गीगावाट हो गई है। दुनिया भर में औसत मासिक तापमान अत्यधिक बढ़ने के कारण 2024 के अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहने की आशंका है। COP29 सम्मेलन के दौरान जारी विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि महत्वाकांक्षी पेरिस समझौता गंभीर खतरे में है। पेरिस समझौते का लक्ष्य धरती की सतह के दीर्घकालिक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। समझौते में इस तापमान को 1.54 डिग्री तक सीमित रखने के प्रयासों पर बल दिया गया है। विश्व मौसम संगठन द्वारा प्रयुक्त 6 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार जनवरी से सितंबर के दौरान सतह की वायु का वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक युग से पहले के औसत तापमान से 1.54 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस कारण अल नीनो की घटना को प्रोत्साहन मिला। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
SSAI ने ई कॉमर्स क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ बनाने के लिए परामर्श जारी किया है। प्राधिकरण ने ई कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों FBO से कहा है कि उपभोक्ताओं को वितरण के समय खाद्य पदार्थों की न्यूनतम शेल्फ लाइफ 30% या उपभोग लायक नहीं रहने के पहले 40 दिन रखी जाए। प्राधिकरण ने ई कॉमर्स FBO के साथ कल दिल्ली में बैठक की, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। प्राधिकरण ने FBO को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ा चढ़ाकर किए जा रहे दावों से बचने के लिए भी सावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर से 3 देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की यात्रा पर जाएंगे। वे राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर 16 और 17 नवंबर को नाइजीरिया का दौरा करेंगे। पिछले 17 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की यह पहली यात्रा होगी। श्री मोदी ब्राजील में रियो द जेनेरियो जाएंगे। वे वहां पर 18 और 19 नवंबर को G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। इसके बाद श्री मोदी 19 और 20 नवंबर को गयाना का दौरा करेंगे। 1968 के बाद गयाना यात्रा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पिछले वर्ष गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भारत आए थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज शाम होगा। यह मैच सेंचुरियन सुपर स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की 3 विकेट से जीत के बाद सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। इससे पहले भारत ने पहला मैच 61 रन से जीता था। जापान में कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पहले दौर में आज ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और लक्ष्य सेन के मुकाबले होंगे। महिला सिंगल्स में सिंधु का सामना थाईलैंड की बोसानन ओंगबाम रोंगफान से होगा। लक्ष्य सेन मलेशिया के लियोंग जुनहाओ से खेलेंगे। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ATP फाइनल्स के अपने दूसरे मैच में आज शाम एल सल्वाडोर के मार्सेलो अरवालो और क्रोएशिया के मेट पविक के साथ खेलेगी। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी क्षेत्रों में अगले 3-4 दिन के दौरान तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में रविवार तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में आज और कल तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में शुक्रवार तक मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता श्रेणी खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 7 बजे 334 दर्ज किया गया और दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाया रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद निखिल। अधिकतर अखबारों ने आज झारखंड में पहले चरण के चुनाव को प्रमुखता दी है। जनसत्ता ने लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित हेमंत सरकार के 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। दैनिक भास्कर ने अपना आकलन दिया है, पहले चरण में सुरक्षित सीटें जीतने वाला का ही सरकार। दैनिक जागरण के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए मतगणना 21 नवंबर को होगी। मतदान 27 सितंबर को हुआ था। देशबंधु और वीर अर्जुन की खबर है, अवैध घुसपैठ मामले में झारखंड तथा बंगाल में ईडी की छापेमारी। इसी खबर पर हिंदुस्तान और अमर उजाला के शब्द हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मददगारों से बड़ी संख्या में नकली पासपोर्ट और आधार कार्ड बरामद। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के इस कथन को प्रमुखता दी है, मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक आग्रह नहीं चलेगा, ईमेल या पत्र भेजा जाए। राजस्थान पत्रिका ने लैंड अटैक क्रूज मिसाइल परीक्षण का समाचार सचित्र दिया है, 1000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की सुर्खी है, पहली छमाही में सरकारी बैंकों का मुनाफा 26% बढ़ा। पत्र ये भी लिखता है, जीएसटी काउंसिल बैठक 21-22 दिसंबर को। पंजाब केसरी ने एनएलबी सर्विसेज की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, सेमीकंडक्टर सेक्टर 2026 तक 10 लाख नौकरियां देगा और भारत बनेगा सेमीकंडक्टर हब। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। 10 राज्यों में 31 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अक्टूबर 2023 से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 13.5% बढ़कर 203 गीगावाट हुई। वर्ष 2024 के सबसे गर्म वर्ष होने की आशंका। विश्व मौसम
मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से 1.54 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की चेतावनी दी और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम सेंचुरियन में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।